चलो आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोगों का फाइनेंस अकाउंट का चैप्टर है और आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से 15 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है कैपिटल रिडक्शन। एक्चुअली कैपिटल रिडक्शन हम लोग क्यों करते हैं वो सीखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो पार्ट है वो है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन का, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। इसके चार पार्ट होते हैं, 1 अमालगमेशन, 2 अब्जॉर्प्शन, 3 एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड 4 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एक कंपनी जो एवरी ईयर लॉस सफर करती है, एवरी ईयर लॉस सफर करती है, उस कंपनी को हम लोग सिक यूनिट बोलते हैं। आई थिंक सबको इसके बारे में अवेयर होंगे सभी लोग मेरे ख्याल से, है ना। सिक यूनिट ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। एक वैसी कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट अभी देखेंगे और उसका पीएनएल देखेंगे जो एक्चुअली उसका इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो एक पार्ट होता है मेरा लायबिलिटी साइड और एक पार्ट होता है असेट साइड। ठीक है, असेट साइड। और अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं सिर्फ, तो उसमें एक पार्ट होता है कैपिटल, करेक्ट है, और एक पार्ट होता है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। करेक्ट है। अभी मैं सिर्फ कैपिटल की बात करूं तो मेरा कैपिटल का फॉर्मूला होता है, माय कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब मैंने इसमें कैपिटल क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह है क्योंकि कैपिटल तो कंपनी के ओनर का होता है, करेक्ट है, बराबर ना। अभी थोड़ा और इसके अंदर डीप देखते हैं। तो असेट्स के कुछ पार्ट होते हैं, दैट इज फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था ऐसी कंपनी का जो हर साल लॉस सफर करती है। लॉस आने वाले टाइम में उनके पास अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए भी इनकम नहीं होते, और फिर वो ऐसी कंपनी जो ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट होने की कगार पे रहती है, ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट होने की कगार पे। ठीक है, तो ऐसी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट, अपने ये बैलेंस शीट में क्या चेंजेस करती है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा कैपिटल, मेरे कैपिटल को समझने के लिए मैं अपना पीएनएल देखूंगा। ये है मेरा पीएनएल अकाउंट, करेक्ट, पीएनएल अकाउंट। अभी पीएनएल अकाउंट में जो मेरा डेबिट बैलेंस आता है उसको मैं बोलता हूं नेट प्रॉफिट, करेक्ट है, बराबर है। डेबिट साइड में इट मींस अ क्रेडिट बैलेंस, और जो मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है उसको मैं बोलता हूं नेट लॉस, करेक्ट। अब ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं सिक यूनिट, बराबर है, ऐसी कंपनी ऑफ कोर्स वो एवरी ईयर लॉस सफर कर रही है, बराबर। मैंने फॉर्मूला लिखा कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी नेट लॉस जो मेरा आता है वो मेरे ये कैपिटल में से लेस हो जाता है, करेक्ट है। अगर वो मेरा प्रॉफिट होता यहाँ ऐड होता, बराबर ना। मतलब मेरे कैपिटल में से अगर नेट लॉस लेस होगा तो मेरा कैपिटल धीरे धीरे कम होता जाएगा, करेक्ट ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी इसको रोकने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको आने से पहले हम लोग और थोड़ा डीप स्टडी करते हैं कि कंपनी
इसको रोकने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन शुरू कर देती है। मैनिपुलेशन, अब वो कैसे होगा? मेरा कुछ फिक्स एसेट्स होता है, कुछ भी लेता हूं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, करेक्ट, ये मेरे फिक्स एसेट्स है, बराबर, फिक्स एसेट्स। अभी मेरे फिक्स एसेट्स में मेरा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या बोलता है कि मेरे फिक्स एसेट्स को एवरी ईयर मुझे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, बराबर, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10% डेप्रिशिएट करता हूं 1 लाख की मशीनरी को, तो कितना आएगा? 10,000, बराबर। तो मेरा फिगर इधर आएगा आउटर कॉलम में 90,000, करेक्ट। और ये डेप्रिशिएशन 10,000 का मेरा नेट इफेक्ट जो होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, करेक्ट है, 10,000 रुपीज, बराबर। और जब मेरा डेबिट साइड का एक्सपेंसेस बढ़ता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो मेरे नेट लॉस भी बढ़ते जाएंगे, करेक्ट है, मेरा नेट लॉस भी बढ़ेगा। और जब मेरा नेट लॉस बढ़ेगा तो उतना ही फिगर कैपिटल में से भी कम होता जाएगा, मतलब कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने 1,000 करोड़, ठीक है। इसको रोकने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंपनी जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन शुरू कर देती है। और वो कैसे होता है? वो जैसे कि यहां पे कंपनी ने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बराबर, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब वहां पे कंपनी 2% और 5% करेगी, करेक्ट, 5% करेगी। अब इससे क्या होगा कि ये 10,000 की जगह 5,000 हो जाएगा, बराबर। और मेरा एक्चुअल फिगर जो होगा मशीनरी का वो 95,000 दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, करेक्ट। और ये 5,000 ही मुझे यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट के। और ये 5,000 लिखने की वजह से वो ऑफ कोर्स मेरा नेट लॉस भी उतने से कम दिखेगा, करेक्ट। और उतना कम मेरा नेट लॉस होगा तो उतनी ही कम वैल्यू मेरी कैपिटल से डिडक्ट होंगे, बराबर। ये सिर्फ फिक्स एसेट्स में ही नहीं होता, कंपनी जो होती है अपने करंट एसेट्स में भी चेंजेस करती है, करंट एसेट्स में। जैसे कि करंट एसेट्स का एक एग्जांपल ले लूं तो डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बराबर, इन सब चीजों में। तो सपोज कंपनी के पास डेटर है 1 लाख रुपीस का, तो कंपनी इसमें मैनिपुलेशन करेगी और उसको शो करेगी कि मेरे पास 4 लाख रुपीस लेना बाकी है डेटर से, बराबर। बिल्स रिसीवेबल है समझो 50,000 रुपीस का, करेक्ट। तो कंपनी इसके अंदर भी चेंजेस करेगी और वो बोलेगी कि मुझे 1,50,000 अभी बिल्स रिसीवेबल है मेरे पास, करेक्ट। अब मेरे असेट्स की वैल्यू दिख रही है ज्यादा, असेट्स की वैल्यू ज्यादा दिख रही है। अब इससे क्या हो रहा है, ये असेट्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, तो मेरा असेट्स का टोटल वैल्यू ज्यादा होगा तो मेरे कैपिटल का भी तो टोटल वैल्यू ज्यादा दिखेगा, करेक्ट ना। मेरे कैपिटल का भी टोटल ज्यादा दिखेगा। अभी ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ असेट्स की बातें। अब हम लोग थोड़ा लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में क्या करती है कंपनी? लायबिलिटी में सपोज उसके पास आउटसाइडर्स लायबिलिटी में बैंक लोन हो गया, करेक्ट है, तुम्हारा क्रेडिटर हो गए एंड बिल्स पेएबल हो गए, ये एग्जांपल्स है। अभी इनमें क्या होता है कि सपोज 5 लाख रुपीस पेएबल है बैंक का, क्रेडिटर का 3 लाख रुपीस पेएबल है एंड बिल्स पेएबल का 2 रुपीस पेएबल है। तो हम लोग इसके अंदर भी चेंजेस करते हैं, हम लोग मतलब कंपनी इसके अंदर भी चेंजेस करती है वो, और इसको लो अमाउंट पे दिखाते हैं, लो अमाउंट पे। जैसे कि मैंने 5 लाख बैंक लोन का लिखा तो वहां पे 4 लाख और 3 लाख लिखेंगे, और क्रेडिटर 3 लाख की जगह 1 लाख, बिल्स पेएबल 50,000, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है
कि मेरा जो लायबिलिटी साइड है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, वो कम अमाउंट पे दिख रहा है और मेरा असेट जो है वो ज्यादा अमाउंट पे दिख रहा है। इसकी वजह से जो डिफरेंस हो रहा है मेरा कैपिटल वो बढ़ता जा रहा है। जो डिफरेंस है कैपिटल वो बढ़ता जा रहा है, मतलब मेरे कैपिटल का जो अमाउंट दिखेगा वो हायर वैल्यू पे दिखेगा, बराबर ना। मेरे कैपिटल का अमाउंट हायर वैल्यू पे दिखेगा। एक ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आएगा जहां पे कंपनी का पूरा ये बैलेंस शीट एक पूरा का पूरा फेक दिखेगा और वो सीरियसली रिफ्लेक्ट होने लगता है हर एक पर्सन को, जो भी उस बैलेंस शीट को देखेगा, वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे इन्वेस्टर्स हो, और वो चाहे उनके शेयर होल्डर्स हो। करेक्ट है? तो अभी इसको हम लोग कैसे एक्चुअली रेक्टिफाई कर सकते हैं, बराबर? इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 5% मतलब डेप्रिसिएशन अमाउंट कम किया। ये जो डेप्रिसिएशन होता है, हम लोग ने पहले भी स्टडी किया था, वो कंपनी के लिए एक फिक्स एक्सपेंस होता है, बराबर? फिक्स एक्सपेंस। एक बार ये प्रोविजन शुरू कर दिया तो वो सेम रेट से ही कंपनी को डेप्रिशिएट करना पड़ता है फिक्स असेट्स को। करेक्ट? अभी इसके अंदर मैनिपुलेट करके उन्होंने लो रेट पे चार्ज किया है, लो रेट पे चार्ज किया है, जिससे मेरा पूरा का पूरा असेट्स फेक दिख रहा है, इनफैक्ट हायर वैल्यू पे दिख रहा है। करेक्ट? हायर वैल्यू पे दिख रहा है। इनको एक्चुअली जब भी मैंने अभी बताया कि आप लोगों को एक समय आएगा ये कि पूरा का पूरा अपना बैलेंस शीट फेक दिखेगा। ऐसी कंपनीज सुधारने के लिए अपने बैलेंस शीट को स्कीम अडॉप्ट करती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस है कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि मेरे ये सारे मैनिपुलेशन के कारण मेरा कैपिटल हायर वैल्यू पे दिख रहा है, बराबर? तो मेरे कैपिटल को रिड्यूस करना ही इसका मेन पर्पस होता है, समझे? अभी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, उनके भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के भी 4 मेथड होते हैं। हम लोग किस वे में रिड्यूस करेंगे, बराबर? उस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 4 मेथड। उसमें सबसे पहला अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। ये अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल आई गेस कि सबको पता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर मैं चेंजेस करूं, मैं चेंजेस कर सकता हूं मेरे पेड अप कैपिटल के अंदर और कॉल्ड अप कैपिटल। अभी और अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में हम लोगों को 2 चीजें करते हैं एक्चुअली, वन कंसोलिडेशन एंड अनदर इज स्प्लिट। कंसोलिडेशन कैसे होता है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में, कि जैसे मेरे पास 10 शेयर्स हैं 10 रुपीस के, 10 शेयर्स हैं, तो कितने हो गए इनके वैल्यू 100। तो मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, मेरे शेयर होल्डर से ये शेयर रिटर्न लेता हूं और उनको वापस देता हूं 1 शेयर एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है? और दूसरा मैंने बताया स्प्लिट। तो स्प्लिट में क्या होता है कि सपोज शेयर होल्डर के पास 1 शेयर है, सॉरी 10 शेयर्स हैं
सपोज शेयर होल्डर के पास समझो 1 शेयर है ₹8.10, दैट मींस 10 इज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं। 1 शेयर्स है ₹10 के। तो स्प्लिट में क्या करते हैं, ये शेयर्स कंपनी वापस लेगी और ये शेयर्स की जगह इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर को वो ₹1 के 10 शेयर्स देगी, 10 शेयर्स देगी जिसका फेस वैल्यू होगा ₹1। करेक्ट है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सीन, अभी ये स्कीम के अंदर मेरे शेयर होल्डर का कुछ लॉस हो रहा है क्या? नहीं, शेयर होल्डर का कुछ लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपनी अपने अरेंजमेंट के लिए वो अल्टरेशन कर रही है शेयर कैपिटल के अंदर। करेक्ट है? इसके बाद सेकेंड आता है वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट। वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। अब ये वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स में क्या होता है कि समझो एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, बराबर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। करेक्ट? फिक्स्ड होता है। जैसे कि मैं बोलूं तो 10% प्रीफरेंस शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर क्या है, 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर ये कंपनी का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि एवरी ईयर वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 10% एज ए डिविडेंड दे। करेक्ट है? एज ए डिविडेंड 10% कंपनी को देना ही पड़ेगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। अभी उसके पास तो इतने इनकम होते ही नहीं है, इनफैक्ट लॉस सफर कर रही है, तो वो डिविडेंड कहां से देगी? करेक्ट? डिविडेंड कहां से देगी? तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, ऐसे में कंपनी क्या करेगी कि शेयर होल्डर के राइट्स के अंदर वो वेरिएशन लाएगी। वेरिएशन, अब इसके थ्रू क्या होगा कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मीटिंग बिठाएंगे और उनके अंदर उनके राइट्स को वो लोग चेंज करेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स मिलके चेंज करते हैं, जैसे कि उनका 10% प्रीफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलते थे, अब उनके राइट्स को चेंज करके वो 5% कर देंगे या तो फिर 2% कर देंगे। इससे क्या होगा, डिविडेंड कम मिलेगा। करेक्ट? डिविडेंड कम मिलेगा। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसके अंदर भी देखूं तो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स के अंदर मुझे शेयर होल्डर्स का कुछ लॉस नहीं दिख रहा है। करेक्ट है? जो भी लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत वो है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का, बट उनके कैपिटल अमाउंट के अंदर कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। डन? एंड इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल के अंदर चेंजेस करती है, जैसे कि मेरा शेयर है जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹10 है। करेक्ट? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलूं या फिर पेड अप वैल्यू बोलूं। करेक्ट? ₹10 है। अब मैं अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैं इसका पेड अप वैल्यू चेंज कर दूंगा, जैसे कि ₹10 पे मैं ₹5 ला दूंगा और फिर क्या बोलूंगा कि ये ₹5 पे जब मैंने ला दिया तो मैं क्या बोलूंगा अभी मेरे शेयर होल्डर्स को कि अब ₹5 वापस से मैं कौन करूंगा, उनसे रिसीव करूंगा। और वैसे भी अगर मैं एक जनरल सेंस में देखूं, सोचूं तो कैपिटल होता किसका है? शेयर होल्डर्स का, मतलब कंपनी के ओनर का। करेक्ट है? तो कंपनी अगर सफर कर रही है, लॉस कर रही है, तो पैसे किसको लाने पड़ेंगे? शेयर होल्डर को। तो वही मैं करता हूं, यहां से शेयर होल्डर से वापस पैसे डिमांड करता हूं। करेक्ट? या तो फिर इसका एक और हो सकता है, सेकेंड पार्ट अगर मैं देखूं तो इसका एक और पार्ट हो सकता है
जैसे कि मेरा 10 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है और मैं इसको 5 रुपीज पे ला दिया, इतना रिड्यूस कर दिया एट द टाइम ऑफ कंपनी का बंद करने के टाइम पे। मैं बोलूं कंपनी का बंद जब करूंगा मैं, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ पेएबल होगा 5 रुपीज, करेक्ट। तो अगर ये सिनेरियो में देखूं, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो इसमें मेरे शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है, करेक्ट है, लॉस हो रहा है। फोर्थ है कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। अब कंपनी ये स्कीम के अंदर क्या करती है कि अपने क्रेडिटर्स को, अपने आउटसाइडर्स लायबिलिटीज जो है उनके, उन लोगों की मीटिंग बिठाती है और उन लोगों को बोलती है कि जो आप लोगों को समझो 3 लाख रुपीस देना है एज इन बैंक लोन, तो वो उसको बोलेगी कि आप इसमें से कुछ अपने पार्ट को भूल जाओ, मतलब फिलहाल के टाइम पे उतने पैसे नहीं दे पाएगी कंपनी। तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया, बट बैंक वालों के लिए तो बैडेड हो गया उतना, करेक्ट है ना, बैंक वाले के लिए बैडेड हो गया। उसको ही बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट फॉर अ कंपनी एंड कंप्रोमाइज फॉर आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स, करेक्ट। देखो ये सारी चीजें तो हम लोग करेंगे अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पर क्या मेरा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सारे शेयर होल्डर्स हो या मेरे क्रेडिटर्स हैं, वो मान जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे। पर जब भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम अडॉप्ट करती है तो उसको कोर्ट से स्पेशल ये रेजोल्यूशन पास कराने पड़ते हैं। अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा कंपनी को, तब तक ये स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकती। और जब मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तब मेरे क्रेडिटर्स भी एग्री होंगे, मेरे इन्वेस्टर्स भी एग्री होंगे, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन में क्या क्या आएगा मैं वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोगों को बैलेंस शीट और कुछ इंफॉर्मेशन, और वो होंगे जो ट्रू व्यू नहीं दिखाते होंगे, ऐसे बैलेंस शीट जो कि मैनिपुलेटेड हो। और इन सारी चीजों को मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, फेयर वैल्यूज अमाउंट नहीं दिखा रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, करेक्ट। अभी जो मैं बोल रहा था अभी आप लोगों को कि ये कंप्रोमाइज जो हुआ बैंक लोन क्रेडिटर्स और फिर आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो है उन लोगों के लिए हुआ, और मेरे लिए ये अरेंजमेंट हुआ, मेरे लिए फायदा हुआ, बाहर वालों के लिए उतना बैड डेट और लॉस हुआ, बराबर। बट ये रेडी कैसे होती है कंपनी, ये इन्वेस्टर्स जो बाहर के जो मेरे लायबिलिटीज जो हैं इन सब रेडी होंगे सिर्फ और सिर्फ जब मैं कोर्ट से ऑर्डर मिला रहेगा तब। अगेन क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोगों का ये बैलेंस शीट जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। सोल्यूशन में हम लोगों को करना क्या है, सोल्यूशन में हम लोगों को बनाना होगा जर्नल एंट्रीज एंड देन उसके अंदर एक अकाउंट में पूछेगा कैपिटल रिडक्शन का, और फिर बैलेंस शीट बनाना होगा आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। जो हमारा जो बैलेंस शीट दिखेगा वो होगा एक्चुअली ट्रू एंड फेयर व्यू पे।